जीवन में उल्लास बहुत है और मन में विश्वास बहुत है। जीवन में उल्लास बहुत है और मन में विश्वास बहुत है। उड़ने की तुम कोशिश करना, उड़ने को आकाश बहुत है। साथियों नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले से ही आपसे वादा किया हुआ है कि न्यू ईयर के शुभ अवसर पर आपके लिए जो है हम एक ऐसी सीरीज ले करके आ रहे हैं जो अपने आप में सब सीरीज से यूनिक होगी। और इसके अंदर जो है आपको ऐसी 100 वीडियोस दी जाएंगी जिसके अंदर आप जो है हर प्रकार के जो है बुक्स के या एकेडमी के कहीं नोट्स का कंपाइलेशन देखेंगे। और आज इस कंटेक्स्ट में हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश आप देख पा रहे हैं, इसको लेकर के हम सारे बातचीत करने वाले हैं। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हर एक फैक्ट और हर एक जो है कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग तक इस तरह से उतर जाए कि चीज़ें पानी की तरह है जो क्लियर होती चली जाएं। तो सातवाहन वंश में सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। यहाँ पर हम किसी भी पीसीएस के पीटी और मेंस को साइमल्टेनियसली यानी एक साथ जो है लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद हम जानकारी के स्रोत देखेंगे, क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से सातवाहन वंश की हमें जानकारी मिल सकती है। प्रसिद्ध शासक कौन कौन हुए हैं, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक धार्मिक और भाषा और कला की बातचीत जो है इस सातवाहन वंश में रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी सी जो है इस क्लास को डिजाइन किया गया है। और साथ में आपको एक बात और हम बता दें कि हमने इस वीडियो के अंदर जो है इस तरह से आपके सामने प्रूफ रखे हैं कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल हैंडमेड नोट्स के साथ आपको ये सारी चीज़ें जो है बताई जाएंगी। पहली जो है क्लास ये आ रही है पीसीएस बांड 2026 की, एक ऐसा बांड जो पीसीएस का है और 2006 20 यानी कि 26 के अंदर जाकर के बिल्कुल टारगेट को टच करेगा। एक वीडियो देखने के बाद आपको खुद भी खूब इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि कंटेंट का लेवल क्या है। बिल्कुल हाथों से तैयार की गई चीज़ों को किस तरह आप तक पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा के अंदर पीसीएस का एग्ज़ाम बिल्कुल सिर के ऊपर है, आने वाला है। और ऐसे में हम ये सीरीज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। हालांकि ये सीरीज करने के बाद आपको किसी दूसरे सोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, क्योंकि आप जिस अंदाज में जिस ढंग से इस सीरीज को देखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो फैक्ट और कंसेप्ट का कंपाइलेशन आपको स्पष्ट नज़र आएगा। थोड़े से मैं एक बार पीछे जाकर के आपको बताऊं तो आप देख पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके पीटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। और स्रोत जो है कई बार ये भी पूछ लिए जाते हैं। शासकों के बारे में तो पूछा ही जाता है, जितने भी राजा हुए हैं इस सातवाहन वंश में। साथ में आगे आप देख पा रहे हैं ये सारे जो है वैसे तो इंटर रिलेटेड है, लेकिन मेंस को लेकर के यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के बनाए जा सकते हैं। तो चलिएगा, बिना किसी देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। और यदि हमारे चैनल के ऊपर आप नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख पा रहे हैं, तो आप पीछे जाकर के एक कनेक्टिविटी बनाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक और शेयर करके बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि आज नए साल के शुभ अवसर पर हम पहले ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं, पहला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि 100 टॉपिक्स, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी या फिर साइंस की बातचीत हो, हम ऐसे चुनिंदा 100 टॉपिक्स लेकर के चल रहे हैं जिनको बार बार आप रिवाइज करेंगे। और इन्हीं से बाहर जो है आपके क्वेश्चंस जाने वाले हैं नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। चलिएगा, बिना किसी देरी किए हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये टॉपिक।
आपको बता दिया गया है कि ये हमारे सोर्सेज हैं। अपने हाथों से इन चीज़ों के ऊपर जो है काम किया गया है। और पहला जो हमारा स्टार्टिंग में स्लाइड है वो है सातवाहन वंश में महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, सबसे पहले यदि सातवाहन वंश में हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसकी संस्थापक की बात हम करेंगे। संस्थापक देखिए, एक एक वर्ड यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा। सिमुक, सिमुक के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई और इसका टाइमिंग जो है वो आप मानिएगा 30 बीसी से लेकर के और 250 एडी, लगभग लगभग 3 शताब्दियों तक ये इनका शासन चलता है। 300 वर्ष लगभग, आप कहें लगभग 300 वर्ष हम बोल सकते हैं। और प्राचीन काल में सर्वाधिक शासन इनका रहा। प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा जो है शासन करने वाले ये लोग थे। लगभग 3 शताब्दियों तक इनका शासन रहा, नो डाउट। और यदि मैं इनकी शासन की बातचीत करूं, मैं आगे स्लाइड में बढ़ता चला जाऊंगा, लेकिन आप पीछे जो है क्वेश्चंस को छोड़िएगा मत। लगभग 300 वर्ष हमने बताया, प्राचीन काल में सर्वाधिक शासन इनका रहा। संस्थापक इसके सिमुक रहे। 30 बीसी से लेकर के और 250 एडी तक इनका शासन रहा। चलिएगा आगे, यदि हम बातचीत करें तो आगे आप कह सकते हो कि इनका शासन स्टार्टिंग में जो है उत्तरी, प्रारंभ में आप कहेंगे कि प्रारंभ में इनका शासन रहता है उत्तरी महाराष्ट्र, यानी कि उत्तरी महाराष्ट्र में ये शासन करते थे स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे जो है आगे बढ़े और मुख्य तौर पर इनका महाराष्ट्र के साथ साथ जो है शासन माना जाता है आंध्र, जो आज का आंध्रा है, और कर्नाटक, यहाँ पर इनका शासन चलता था। लेकिन बाद में जो है संकेत हमें मिलते हैं कि इनका शासन और भी आगे बढ़ा और मध्य प्रदेश, कुछ एक शासक की जो है अभिलेखों से या साक्ष्यों से पता चलेगा आपको कि इनको मध्य प्रदेश या गुजरात कहीं, यहाँ भी, लेकिन मुख्य तौर पर इनका शासन जो है प्रारंभ में महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र बोलेंगे यहाँ अभी, और फिर कर्नाटक, ये जो है शासन के मुख्य, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। कर्नाटक को याद रखेंगे, आंध्र को याद रखेंगे और महाराष्ट्र को याद रखेंगे, और साथ साथ जो है एमपी और गुजरात को भी एड ऑन करते चले जाएंगे। और यदि हम इसकी और बातचीत करें तो आप देख सकते हैं कि इनके काफ़ी सारे जो है हमें प्राचीनतम सिक्के भी मिले हैं और अभिलेख भी मिले हैं। इनसे जानकारी जो है इनकी मिलती है। सिक्के व अभिलेख जो महाराष्ट्र से मिले हैं, महाराष्ट्र आप कह सकते हैं, उन्हीं से हमें पता चलता है कि इनका शासन उत्तरी महाराष्ट्र में स्टार्टिंग में रहा है। और इनकी राजधानी की बातचीत यदि हम करें तो वो आप कहेंगे प्रतिष्ठान, पैठन कहें, और ये गोदावरी के तट पर थी। गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान, और इनके सिक्के और अभिलेख जो है महाराष्ट्र में हमें मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है। और इनकी जानकारी यदि हम कहें तो 3 ओवरऑल हम देखें तो अभिलेख हैं, सिक्के हैं और स्मारक, इन तीनों से इनकी जानकारी हमें मिलती है। भाषा की बातचीत करें हम तो प्राकृत है और लिपि इनकी ब्राह्मी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा, राजधानी प्रतिष्ठान, और इनकी जानकारी अभिलेख, सिक्के और स्मारकों से हमें मिलती है। और कहाँ के रहने वाले हैं,
कहाँ ये राज करते थे, क्या इनका टाइम पीरियड है, कौन इनका संस्थापक है, तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से देख लेंगे। हालाँकि जो है आप इसमें आगे बढ़ते हुए देखें, तो आपको एक चीज़ और मिलती है कि आंध्र भृत्य जो है इनको पुराणों में कहा गया है। पुराणों में इनको आंध्र भृत्य कहा गया है और अभिलेखों में इनको क्या कहा गया है? सातवाहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप में। पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है, तो अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा गया है। तो इतनी बातचीत जो है हम कर चुके हैं कि संस्थापक सिमुक रहे हैं 30 बीसी से लेकर के और 250 एडी तक इनका शासन रहा। लगभग 3 शताब्दियों तक इनका शासन चला और सर्वाधिक प्राचीन काल में आप इनके शासन को कह सकते हैं। आरंभ में ये उत्तरी महाराष्ट्र में और उसके बाद जो है आप कहेंगे कि इनका शासन आगे फैला और आंध्र और कर्नाटक तक ये गए। लेकिन ओवरऑल इनके शासन की बातचीत करें तो हम महाराष्ट्र कह सकते हैं, आंध्र कह सकते हैं, कर्नाटक, एमपी और गुजरात। तो ये सारी बातचीत उसके बाद हमने बताया कि प्राचीनतम सिक्के इनके उत्तरी महाराष्ट्र से मिले हैं, तभी हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो है उत्तरी महाराष्ट्र में इनका शासन था। गोदावरी के तट पर जो है प्रतिष्ठान में इनकी राजधानी हमने बताई है और पुराणों में इनको आंध्र भरते और अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा गया। इनकी सारी जानकारी जो है हमें सिक्के, स्मारक या अभिलेखों से मिलती है। इनकी भाषा हमने प्राकृत बता दी है आपको और लिपि ब्राह्मी बता दी है। इतनी बातें जो हैं यदि आप जान लेते हैं इनके बारे में, महत्वपूर्ण तथ्य ये सातवाहन वंश के ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगली जो है इनकी जानकारी के जो स्रोत हैं, ये क्या-क्या सोर्सेज़ हैं जहाँ से हमें इनकी जानकारी जो है मिलती है, ये हम करने वाले हैं। तो चलिएगा बिना किसी देरी करते हुए अगले जो है स्लाइड के ऊपर हम काम करने वाले हैं। ये सारी बातें आप एक-एक को लिख करके देखेंगे, अपने नोट्स तैयार कर लेंगे, बार-बार वीडियो को जो है स्पीड में करके और आप देख सकते हैं। अगला जो हमारा रहेगा वो जानकारी के स्रोत रहेंगे। जानकारी के स्रोत में आप कहेंगे कि कहाँ-कहाँ से, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है अपने आप में, ये पीटी के अंदर आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बातचीत करें अभिलेख। अभिलेखों से हमारी जो है सबसे पहले बातचीत रहेगी कि अभिलेख कौन से हैं जिनसे सातवाहन कालीन शासन का पता हमें चलता है। सबसे पहले नागनिका, हालांकि ये यहाँ आपको थोड़ा सा मुश्किल जाएगा याद करने में। नागनिका का नाना घाट अभिलेख जो है ये पुणे महाराष्ट्र से मिला है। पुणे महाराष्ट्र से आपको बहुत आसान तब लगेगा जब हम आगे चल करके जो है सातकर्णी प्रथम को डिस्कस करेंगे और वहाँ पर आपको आप शासक से जोड़ करके चलेंगे, तब जा करके ये बहुत आसानी से आपको याद होगा। लेकिन एक बार एक नज़र में देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है आगे चल करके। यहाँ थोड़ा सा आपको फैक्ट के तौर पर ज़्यादा ये लग सकते हैं, लेकिन एनीवे बहुत बड़ी पोस्ट है इंडिया की, तो इसके लिए करना तो आपको पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इतना आसान काम है नहीं। लेकिन आपका देखने का नज़रिया या फिर चीज़ों में इंटरेस्ट लेने की आपकी लालसा जिजीविसा है, तो ये चीज़ें बहुत आसान भी हैं, नो डाउट। एक तो ये अभिलेख नागनिका का जो है रानी नागनिका है, उनका नानाघाट अभिलेख पुणे से मिला है, महाराष्ट्र। यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक कुछ भी लिखा जा सकता है आपके लिए। तो आप एक तो ये देखेंगे। उसके बाद यदि हम अगला अभिलेख देखें तो वो रहेगा गौतमी पुत्र सातकर्णी के 2 अभिलेख हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए
बिल्कुल आपको मेंस लिखना है, हाथों से लिखना है। मैं भी हाथों से यहाँ लिख रहा हूँ और हाथों से लिखी गई चीज़ का जो है हमने एविडेंस या प्रूफ पहले आपको दिया है कि इसके ऊपर काम करके ही बातचीत की जा रही है। बिना काम किए जो है आपसे सीधा डिस्कशन नहीं किया जा रहा, सभी चीज़ों को एक जगह पर कंपाइल किया गया है सबसे पहले। गौतमीपुत्र सातकर्णी के 2 अभिलेख हैं, 2 अभिलेख और ये भी कहाँ से मिले हैं? आप कह सकते हो नासिक से। नासिक आप ब्रैकेट में लिख लें, नासिक से प्राप्त हैं ये भी। यहाँ से भी सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। फ़ैमिलियर होते चले जाएँगे आप इन सभी शासकों से, इन अभिलेखों से, यदि आप इनको देखते हैं बार-बार, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ें तो हम आप कह सकते हो कि गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख भी है एक। गौतमी बलश्री, गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो है माता हैं ये, उनका बलश्री का अभिलेख। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगला अभिलेख जो है आप कहेंगे कि वशिष्ठ, वशिष्ठ पुत्र, वशिष्ठ थोड़ा-सा मैं मानता हूँ कि आपके लिए मुश्किल जा सकता है ये, लेकिन आगे इंटरेस्ट आपका बनने वाला है। पुलवामी, पुलवामी का गुहालेख, ये आपको मिलेगा नासिक से। नासिक से आपको ये मिलने वाला है। उसके बाद मैं जल्दी-जल्दी एक बार इनको निकाल देता हूँ। आपको याद करने हैं, इनमें समझने की कोई बात नहीं है। वशिष्ठ पुत्र, पुत्र पुलमावी का कारले गुहालेख और उसके बाद एक और आप कहेंगे यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहालेख। यज्ञश्री, यज्ञश्री सातकर्णी जो लास्ट शासक रहे हैं इस वंश के, सातकर्णी का नासिक गुहालेख। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी हमने देनी थी आपको। इम्पोर्टेंट तथ्य तो हमने ले लिए, जानकारी के जो स्रोत हैं वो भी आपको बता दिए गए हैं कि मैंने सबसे पहले आपको रानी नागनिका का नाना घाट अभिलेख बताया जो पुणे महाराष्ट्र में है। उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी के 2 अभिलेख आपको बताए हैं, नासिक से ही प्राप्त हुए हैं। और गौतमी बलश्री का भी नासिक अभिलेख या गुहालेख आप कहें, ये मैंने बताया है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का गुहालेख भी नासिक से मिला है और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का कारले गुहालेख आपको बताया। और लास्ट का आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, यज्ञश्री सातकर्णी का अभिलेख भी आपको हमने बताया है। तो इसके अलावा भी जो है आप विदेशी विवरणों की बातचीत करें, विदेशी विवरण भी इस शासन के अंतर्गत हमें मिलते हैं, जिनमें आप प्लिनी की बातचीत कर लें। प्लिनी ने, टालमी ने, टालमी के साथ साथ जो है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी जो है उसके लेखक हैं, उन्होंने भी इस वंश के बारे में जानकारी दी है। तो विदेशी विवरणों में भी याद रखें, पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक प्लिनी, टॉलमी, इन सभी ने सातवाहन वंश के बारे में जानकारियां दी हैं। चलिएगा बिना देरी के हुए हम आगे बढ़ते हैं इस वंश के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शासकों के बारे में। और उनमें सबसे पहले हम बातचीत करने वाले हैं सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम की बातचीत हम सबसे पहले करेंगे। पहला राजा, यशस्वी राजा, राजा आप कह सकते हैं, प्रथम
यशस्वी यशस्वी शासक हुआ है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं तो फिर आप आगे राजनीतिक स्थिति देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रसिद्ध शासक। प्रसिद्ध शासकों में आप, जैसा कि आपको बताया है हमने, कि हम सातकर्णी प्रथम की बातचीत कर रहे हैं। सातकर्णी प्रथम, तो प्रथम यशस्वी शासक हमने बताया है, और ये पुराणों में जो है कृष्ण पुत्र के नाम से है। पुराणों में कृष्ण पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ये बात आप किसके बारे में, सातकर्णी प्रथम के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि नागनिका का नाना घाट, नागनिका के नाना घाट अभिलेख में इनका पूरा वर्णन आपको मिलता है, सातकर्णी प्रथम का। उसके बाद इसकी उपलब्धियां यदि आप कहें तो इस ही अभिलेख में आपको देखने को मिलेंगी। सारी उपलब्धियों का जिक्र इसमें किया गया है। यदि इनके बारे में और जानकारी आपको बताएं तो ध्यान रहे कि इसने 2 राजसूय व एक जो है अश्वमेध, 2 अश्वमेध कहें, एक राजसूय यज्ञ, इस तरह से जो है इन्होंने करवाए हैं। इनके टाइम में जो है यज्ञ हुआ करते थे, तो एक राजसूय यज्ञ और 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले शासक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हैं सातकर्णी प्रथम। इनकी यदि उपाधियों का हम जिक्र करें तो आप कहेंगे कि दक्षिणापथपति कौन है ये, सातकर्णी प्रथम। मैं बार बार आपको यहाँ नाम दे रहा हूं ताकि ये सारी जानकारी आपको पता चलती जाए। बार बार आप लिखें, चीजों को प्रैक्टिस करते रहें। दक्षिणापथपति तथा अप्रतिहत चक्कर की उपाधियां जो है सातकर्णी प्रथम को दी गई थी, ये भी आप याद रखें। और मालवा शैली की गोल मुद्राएं इन्होंने चलाई। मालवा शैली की गोल मुद्राएं किस शासक की हैं, तो ये आप बता देंगे, मालवा शैली की गोल मुद्राएं व अपनी पत्नी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं किस शासक ने चलाई, यानी कि मालवा शैली की गोल मुद्राएं और अपने पत्नी के नाम पर जो है रजत मुद्राएं किसने चलाई, तो ये सातकर्णी प्रथम ही है। सातकर्णी प्रथम। देखिए, एक एक चीज को हम बिल्कुल पीटी की लिहाज से डिस्कस करते जा रहे हैं। मेंस का कंसेप्ट भी आप इनसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में भी जितने फैक्ट आप देंगे उतना आपका क्वेश्चन अनरिच होता चला जाएगा। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आप देख पा रहे हैं कि सॉरी, अभी राजनीतिक स्थिति में हम नहीं जाएंगे। अभी हम सातकर्णी प्रथम के बारे में ही बातचीत करते जा रहे हैं। और इसने सिक्कों पर श्री 7 यानी कि सातकर्णी का सूचक है ये। ध्यान रहे, श्री 7 का मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा, श्री 7 सातकर्णी का सूचक। तो श्री 7 का उल्लेख करवाया, ये भी शासक कौन है, सातकर्णी प्रथम ही है। सातकर्णी प्रथम बार बार मैं लिख रहा हूं, बार बार इसके बारे में जो है अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं, आप याद रखिएगा। ये जो है बातें यदि आप इनके बारे में याद
सकते हैं। मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दूं आपको। प्रथम यशस्वी शासक है, पुराणों में इसको कृष्ण पुत्र कहा गया है और नागनिका के नानाघाट अभिलेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। 2 अश्वमेध और एक राजस्वी यज्ञ इन्होंने करवाया, ये बात आपको बताई गई है। दक्षिणा पथपति और अप्रतिहत चक्र की इनकी उपाधियां और मालवा शैली की मुद्राएं, गोल मुद्राएं वो भी आप कह सकते हो, और अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्राएं इन्होंने उत्कीर्ण करवाई और सिक्कों पर श्री 7 यानी कि सातकर्णी का सूचक का उल्लेख इन्होंने करवाया। ये सारी बातचीत जो है सातकर्णी प्रथम के बारे में हमने की है। कोई भी किसी प्रकार की जानकारी हमने लगभग छोड़ी नहीं है, कंप्लीट कर ली है। तो आप हमारे साथ इसी तरह से, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 1 घंटे तक अपने आप को जो है बहुत अटेंटिव वे में आप रखिएगा और हर एक पहलू को समेटते हुए इस सातवाहन वंश को हमारे साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिएगा, अब हम अगला शासक डिस्कस करने वाले हैं और अगले शासक के अंदर आप देखेंगे वो हैं हाल। हाल का नाम भी कई स्टूडेंट्स को तो इस बात का पता नहीं है कि हाल कोई कवि है या फिर कोई शासक है। इस बात को लेकर के भी कंफ्यूजन बना रहता है। देखिए, हाल जो है वो महानतम शासक है, इस वंश का महानतम शासक है, साथ साथ कवि है, और कवि और विद्वानों का आश्रयदाता है। यानी कि आश्रय दिया इन्होंने किनको? कवि, और जाहिर सी बात है खुद इंटरेस्ट लेता है इन चीज़ों में, कविताई में, तो कवि और विद्वानों की जो है रिस्पेक्ट करना इनका ये फर्ज कहें या फिर यूं कहें कि इनका एक इस प्रकार का दृष्टिकोण है कवियों के प्रति, उनका को आश्रय देते हैं ये अपने साम्राज्य में। तो हॉल अपने आप में भी एक कवि है और कवि और विद्वानों का आश्रयदाता भी है। उसके बाद इनकी जो इम्पोर्टेंट बार बार जो पूछी जाती है एक रचना, वो आप देख लें अच्छे से। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, ध्यान रहे प्राकृत भाषा में इन्होंने लिखी है और काव्य है, मुक्त काव्य कह सकते हो। तो ये काव्य है और गाथा सप्तशती जो है प्राकृत भाषा में लिखी है, हाल के द्वारा लिखी गई है। इनकी राज्यसभा में जो है कुछ लोग रहा करते थे, आप कह सकते हो कि वृहत कथा, ये भी ध्यान रखें आप, सातवाहन वंश की रचना है और इनकी रचयिता जो हैं वो हैं गुणाढ़े। इसके रचयिता गुणाढ़े इनके शासनकाल में रहा करते थे। और फिर उसके बाद आप कहेंगे कि कातंत्र व्याकरण है और संस्कृत में लिखी गई है, ध्यान रखें। इससे पहले मैंने आपको बताई है मृतकथा, वो प्राकृत में है, और गाथा सप्तशती भी जो है प्राकृत में है। ये फैक्ट पूछे जाएंगे आपसे। और ये संस्कृत में है कातंत्र, और इसके भी रचयिता सर्व शर्मन रहे हैं। और आप कह सकते हो कि इसके रचयिता भी इनके शासनकाल में रहा करते थे। तो हाल को लेकर के मैंने आपको बताया है कि प्राचीनतम शासक हैं ये एक बड़े कवि भी रहे हैं, कवि और विद्वानों के ये आश्रयदाता रहे हैं। गाथा सप्तशती जो है प्राकृत भाषा में इन्होंने लिखी है, एक मुक्त कवि है। उसके बाद जो है इनके शासन में वर्त कथा जो प्राकृत में है, इनके रचयिता गुणाढ़े रहा करते थे, और कातंत्र नामक संस्कृत जो व्याकरण है उसके रचयिता सर्वशर्मन रहा करते थे। संस्कृत में है, ध्यान रखें। और 2 कृति आपको बताई गई हैं वो प्राकृत में है, ये अच्छे से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ें तो आप कह सकते हो अगला शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने आप में इसको देखने की बहुत ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरत है कि सबसे महान शासक अब तक का गौतमी पुत्र सातकर्णी।
देखिए, पहले हमने सातकर्णी प्रथम किया है, लेकिन अब हम गौतमीपुत्र सातकर्णी की बातचीत करने जा रहे हैं। अच्छे से देख ले आप कि सॉरी, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम आपके सामने अब रखने वाले हैं। इस वंश का सबसे, ये तो मैंने बता ही दिया, सबसे महान शासक है, इस वंश का महान शासक है। इनकी विजय गाथा जो है, इनकी उपलब्धियां मैंने पहले भी बताया आपको कि इनकी माता बलश्री है जो हैं, उनका अभिलेख है नासिक अभिलेख। उसके अंदर नासिक अभिलेख उसके अंदर मिलती हैं। ये सारी बातें हमने आपको बताई हैं। और इनको इसमें जो है अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अद्वितीय ब्राह्मण इसी अभिलेख में कहा गया है। किसमें? जो श्री सात सॉरी इनकी माता बलश्री का जो नासिक अभिलेख है, इसमें इसकी उपलब्धियों का जिक्र है और इसमें इसको अद्वितीय ब्राह्मण के रूप में जाना गया है। चलिएगा, आगे बढ़ते हुए हम बातचीत करें तो इसने इस अभिलेख के अनुसार एक बात और है कि इसने तीनों इसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया। इसका मतलब ये है कि ये दक्षिण में भी, यानी कि दक्कन के दक्षिण में और पूर्व में और पश्चिम में, यानी कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें बंगाल की खाड़ी लगा ले, अरब सागर लगा ले, नीचे लगा, तो ये हर तरफ जो है इसका साम्राज्य का विस्तार रहा होगा। ये बात, इसका मतलब आप लगा सकते हैं। इन्होंने वेंकटक स्वामी की उपाधि भी धारण की। ध्यान रहे किसकी बातचीत हम कर रहे हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी। बार बार मैं बता रहा हूं, गौतमी पुत्र सातकर्णी की बात हम कर रहे हैं। और इसमें आप कह सकते हो कि वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की और वेंकटक नामक नगर की भी स्थापना इन्होंने की है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनकी यदि और उपाधियों का जिक्र करें तो आप कह सकते हो कि राजराजा पूछ लिया जाएगा आपसे। राजा राज और विंध्य नरेश की उपाधियां किसको मिली या किसने धारण की? तो ये भी गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए, टेस्ट सीरीज भी आपकी साथ के साथ बनती ही जा रही है। ये फैक्ट को जो है आप एक जगह इकट्ठा करके और यहां से ही अपनी टेस्ट सीरीज तैयार कर सकते हैं और राजा की उपलब्धियों का जिक्र कर ले या फिर और कोई दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी का जिक्र कर लें। सारी चीजें जो है आपका क्वेश्चन का मटेरियल तैयार करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो राजा राज और विंध्य नरेश की उपाधियां भी इन्होंने धारण की थी। ये बात भी आप देख लें। इनका साम्राज्य जो है, किसका साम्राज्य, वो आपके दिमाग में हो। मैं जानबूझ करके बाद में लिखता हूं इन चीजों को कि इनका साम्राज्य उत्तर में आप कहेंगे कि मालवा तक और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। किनका साम्राज्य? गौतमी पुत्र सातकर्णी का। और इसके अलावा इन्होंने बौद्ध जो संघ है उसको, बौद्ध संघ सॉरी
बौद्ध संघ आप कह सकते हो। बौद्ध संघ को अजकाल किए तथा कार्ले भिक्षुओं को तथा कार्ले भिक्षुओं को कर्जक नामक ग्राम कहेंगे। यानी कि कर्जक नामक ग्राम जो है गांव कार्ले भिक्षुओं को और बौद्ध संघ को जो है अजकाल किए ये ग्राम जो है इन्होंने दान में दिए। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कजरक आपको याद रह जाए तो ये गांव और अजकाल किए ग्राम जो है इन्होंने बौद्धों को दिए, आप ऐसा कह सकते हो। या फिर और भी ज्यादा आसान करें, इजी करें, तो आप कहेंगे कि बौद्ध भिक्षुकों को इन्होंने ग्राम दान में दिए। तो ये बातचीत आप कर सकते हैं। और शक शासक नहपान को इन्होंने हराया। ध्यान रहे इनकी जो है ये कंटेम्परेरियन रहे हैं। शक शासक नहपान जो है शक शासक है। आप जानते हैं यहां हून आए, कुषाण आए, शक आए, तो इनमें नहपान को इन्होंने हराया। क्योंकि कैसे कह सकते हो आप, नासिक के अंदर जो है, नासिक या जोगलथंबी एक जगह है, वहां से इनके 8000 सिक्के मिले हैं। और उनकी एक तरफ जो है नहपान और एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी आपको मिलेगा। क्योंकि इनके सिक्के जो 8000 मिले हैं उनमें एक तरफ आपको नहपान का नाम सिक्कों पर और एक साइड गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम मिलता है। इस तरह से आप कह सकते हो कि इन्होंने नहपान को हराया। उसके बाद अगला जो शासक हम डिस्कस करें तो वो आप कह सकते हो कि तीसरा इंपॉर्टेंट शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की बातचीत हम करेंगे। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो है वो एक प्रकार से आंध्र पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक। आंध्र पर विजय और सातवाहन वंश में आंध्रा तक जाने की बातचीत जो है यहीं से शुरू होती है। कहां से? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी से। क्योंकि इन्होंने अब यहां जो है विजय हासिल कर ली और यहां से ये आगे बढ़ते हुए और अपने शासन का विस्तार करते हैं। आंध्र सम्राट इस कारण से वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को कहा जाता है। और इसने अपनी राजधानी भी जो है औरंगाबाद जिले के आंध्र प्रदेश में गोदावरी के तट पर बना ली थी। ये बात भी आप ध्यान रखें। राजधानी कहां पर? औरंगाबाद, बाद में जिला और गोदावरी के तट पर, के तट पर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और इसे दक्षिणापथेश्वर, ध्यान रहे यहां आप कंफ्यूज मत करें। और यहीं से एग्जामिनर आपको घेरना स्टार्ट करेगा। दक्षिणापथ, मैं यहां लिख देता हूं, दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर की राजधानी सॉरी की उपाधि किसको मिली? वो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी है, ध्यान रहे। और दक्षिणापथपति की उपाधि हमने पहले देखी थी, आप, मैं बताऊंगा नहीं, आप पीछे जाकर के देखिएगा। आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने दक्षिणापथपति की भी प्रतिहात चक्र की उपाधि, ये दोनों मैंने इकट्ठी बताई थी। ध्यान दें किसकी है, ये आपका होमवर्क है। और दक्षिणापथी पथ ईश्वर जो है वो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को आप कह सकते हो। इसकी उपलब्धियों का वर्णन जो है वो आपको मिलेगा कहां पर? उपलब्धियां,
उपलब्धियां, काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिनको नाम भी अभी याद, मैंने जानबूझ करके छिपा रहा हूं नाम को। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की बातचीत हम कर रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट शासक, फोर्थ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने सातकर्णी प्रथम को किया है, हाल को किया है और गौतमीपुत्र सातकर्णी को किया है। अब हम वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिण का जो है दक्षिणा पथेश्वर हमने बता दिया है, और इसकी उपलब्धियों का वर्णन जो है आपको कान्हेरी अभिलेख जो है महाराष्ट्र का, यहां से आपको मिलेगा। कान्हेरी अभिलेख से आपको इनकी, और इसमें इसने दावा किया है कि उसने शक शासक रुद्रदामन को पराजित किया और उसकी पुत्री से शादी की। इस अभिलेख से, कान्हेरी अभिलेख में ये दावा किया है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने कि उन्होंने रुद्रदामन, आप जानते हैं शक शासक, उसको हराया है और उसकी पुत्री से शादी की है। लेकिन उसके दूसरी तरफ आप एक चीज और देखते हैं, गिरनार अभिलेख आपने सुना हो, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, या फिर जूनागढ़ अभिलेख आप इसको कह सकते हो, जूनागढ़ अभिलेख। उसके अंदर जो है रुद्रदामन कहता है कि मैंने पुलमावी को जो है 2 बार हराया। देखिए कमाल की बात है कि कन्हेरी अभिलेख के अंदर तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी कहते हैं कि मैंने रुद्रदामन को हराया, लेकिन रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है या जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें पुलमावी कहता है कि मैंने शक शासक पुलमावी को 2 बार, यानी कि रुद्रदामन कहते हैं पुलमावी को 2 बार हराया। तो इस यहां आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को हराने की बातचीत कर रहे हैं। कन्हेरी अभिलेख में वशिष्ठ पुत्र पुलमावी कहता है कि मैंने रुद्रदामन को हराया, और रुद्रदामन गिरनार अभिलेख में यानी जूनागढ़ अभिलेख में कहते हैं कि मैंने पुलमावी को 2 बार हराया। तो पुलमावी के बाद जो है शिवश्री, या यूं कहें कि शिव सकन, सातकर्णी, सुंग, 2 शासक हुए हैं। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए रख सकते हैं कि 2 शासक और हुए हैं। कौन कौन हुए हैं वो, एक तो मैंने बताया शिव श्री सातकर्णी, और एक हुए हैं शिव स्कंद सातकर्णी सुंग। ये शासक भी हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा फेमस नहीं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक शासक और हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, वो इम्पोर्टेंट है थोड़े से, और उसके बाद जो है ये शासकों का जो क्रम है वो खत्म हो जाएगा। इसमें जो है आपके 5वें नंबर के जो शासक रहेंगे वो यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी की बातचीत इसमें रहेगी। और इस वंश का ये अंतिम शासक रहेगा, और इसने शकों द्वारा विजित शकों ने जो इलाका डिस्कस हम ये कर रहे हैं कि शकों ने द्वारा विजित क्षेत्र को पुनः जो है पुनः उस पर अधिकार कर लिया, यूं कहें अधिकार में ले लिया। यज्ञश्री सातकर्णी जो है अंतिम शासक है, और शकों ने जितना भी, क्योंकि रुद्रदामन भी कहता है कि मैंने वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को 2 बार हराया, तो ऐसे में जितना भी इलाका शकों ने जीत लिया था वो इन्होंने वापस ले लिया। ये बातचीत भी आप ध्यान रखेंगे। एक
इम्पोर्टेंट बात ये कि व्यापार एवं जल यात्रा का ये प्रेमी था। ये जो है व्यापार और जल यात्रा में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। व्यापार और जल यात्रा, व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था ये, नो डाउट। इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। अब कैसे कैसे सॉरी, आप कैसे कह सकते हो कि व्यापार और जल यात्रा, क्योंकि इनके जहाज़ों, इनके जो सिक्के हैं, इनके सिक्कों पर जहाज के चित्र हमें दिखाई देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि व्यापार और जो है जल यात्रा का ये प्रेमी रहा होगा। और इनका शासन जो रहा वो आप कहेंगे कि वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। देखिए, गुजरात नया आया है अपने आप में, तो आप सॉरी, आंध्र प्रदेश की जगह आप मध्य प्रदेश कहेंगे, मध्य प्रदेश। मैं एक बार फिर लिख देता हूं, इनका शासन महाराष्ट्र तो शुरू से है ही, नो डाउट। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, दो नए गुजरात स्टेट आपके सामने आ रहे हैं, ऐड ऑन हो रहे हैं। कर्नाटक भी इससे पहले हमने कर लिया था, हमने पांचों की आपको एक साथ दे दिया था कि यहाँ पर इनका शासन है। और ये ही वो शासक हैं जिन्होंने मिलाया है किसको, मध्य प्रदेश और गुजरात को। यहाँ से संकेत हमें मिलते हैं। इनकी मृत्यु के बाद जो है लगभग सातवाहन वंश सिमट सा जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसका प्रमुख कारण आप कह सकते हो विद्रोह रहा होगा या फिर केंद्रीय शासन की दुर्बलता रही होगी। सातवाहन वंश इसके बाद जो है छिन्न भिन्न हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो ये जो है आपका शासकों का क्रम यहाँ पर खत्म हो जाता है। और फिर जो है हम इसके बाद जो बातचीत करेंगे वो थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, हम एक रिवीजन आपका मैं जल्दी जल्दी करवा दूं और पीछे जाकर के आपको बता दूं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले तो आपको यही चीज मैं एक बार बता दूं कि हमने पीसीएस बांड की ये सीरीज इन नोट्स के साथ आपके लिए तैयार की है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जो डिस्कस किया है वो अब तक महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस किए हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में आप देख पा रहे हैं कि सारी बातें आपको बता दी गई हैं, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। उसके बाद हमने जानकारी के स्रोत आपको बता दिए हैं, सारे सारे इम्पोर्टेंट शासक आपको बता दिए गए हैं। और अब हमारी बातचीत रहती है वो इस शासन की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति, साथ में हम भाषा व कला की बातचीत करने वाले हैं। आज हो सकता है कि इस वीडियो को हम यहीं रोक लें, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो हम इसमें रखा करेंगे। और यदि हम इन चीज़ों को स्टार्ट करें तो फिर ये 1 घंटे से लंबी हो सकती है। तो एक बार इसी चीज़ को हम रिवाइज कर देते हैं कि कौन से शासकों का जिक्र हमने किया है और क्या क्या चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। तो अभी तक हमने महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको बताया ही है। संस्थापक इसके सिमुक हैं। 30 बीसी से लेकर के और 250 एडी तक का इनका शासनकाल, 3 शताब्दियों तक ये शासनकाल में थोड़ा सा सुपरफास्ट चलूंगा, 2x में चलूंगा आप कह सकते हो, क्योंकि मैं अब इन चीज़ों को रिवाइज करवा रहा हूं आपको। 3 शताब्दियों तक प्राचीन काल का सबसे जो है लंबा शासन ये रहा। और इनका शासन प्रारंभ में जो है उत्तर महाराष्ट्र में था, उसके बाद मुख्यतः आप कह सकते हो महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक में इनका शासन रहा। और संकेत हमें मिलते हैं, और पुराणों में जो है इनको आंध्र कहा जाता है, तो अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा जाता है। ये बात भी आप रखें अपने जहन में।
और उत्तरी महाराष्ट्र में इनके प्राचीनतम सिक्के मिले हैं। इनकी राजधानी हमने गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान या पैठन आपको बता दी है। इनकी भाषा प्राकृत बता दी है, क्योंकि एक बार हरियाणा पीसीएस में पूछ भी लिया था, संस्कृत भी दे दिया गया था, प्राकृत भी। और सातवाहन वंश को लेकर के आप इतने जो है लेथर्जिक ना रहें, अटेंटिव वे में रहें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और तभी हमने सबसे पहले इसको रखा है। आगे कह सकते हो कि इनके सिक्के, अभिलेख और स्मारक, इनसे इनकी जानकारी मिलती है, और लिपि और भाषा हमने आपको बताई दी है। ये सारी बातें जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट के तौर पर आप ले सकते हैं सातवाहन वंश में। उसके बाद जानकारी के आपको हमने अलग अलग अभिलेख बताए हैं, चाहे वो नागनिका रानी जो है उसका नानाघाट अभिलेख हो जो पुणे महाराष्ट्र से मिला है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के 2 अभिलेख हमने नासिक से आपको बताए हैं। गौतमी बलश्री का भी अभिलेख या गुहालेख आपको बताया है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का गुहालेख नासिक से मिला है, ये भी आपको बताया है। और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का कार्ले गुहालेख आपको बताया है। यक्षरी सातकर्णी का भी अभिलेख हमने बताया है। साथ साथ विदेशियों की बातचीत करें तो उसमें भी आपको जो है हमने प्लिनी टालमी पेरिपल्स ऑफ एर्थरियन सी जो है उनके लेखकों का जिक्र किया है कि यहाँ पर भी सातवाहन वंश का आपको वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध शासकों की बातचीत करें तो आपको हमने बता दिया है कि सातकर्णी प्रथम, उसकी सारी बातचीत हमने डिस्कस की है कि प्रथम यशस्वी शासक था। पुराणों में इसको कृष्ण पुत्र कहा जाता है। नागनिका के नानाघाट अभिलेख से इसकी उपलब्धियों का जिक्र मिलता है। 2 अश्वमेध इन्होंने करवाए, एक राजसूय यज्ञ करवाए, ये बात भी आपको बताई है। दक्षिणा पदपति की उपाधियों का आपका जिक्र किया है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप डिस्कस करते चले जाएंगे, और इन सभी चीजों को जो है आप डिस्कस करते हुए, इन सभी चीजों को डिस्कस करते हुए आप इसके साथ में हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई है आपको। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है उसके घोड़ों ने जो है तीनों समुद्रों का पानी पिया था, इस तरह की बातचीत भी हमने आपको बताई है। वेणकटक नगर इन्होंने बसाया, और वेणकटक जो है उसकी उपाधि भी इन्होंने हासिल की है, ये बातचीत भी आपको हमने बताई है। उसके बाद राजा राज की बातचीत करें, ये बात आपको बताई है, और विंध्य नरेश की उपाधि भी धारण इन्होंने की। इनका साम्राज्य जो है उत्तर से लेकर के, उत्तर में यानी कि मालवा बताया है, और कर्नाटक तक दक्षिण में इन्होंने बौद्ध संघ को जो है अजकार किए, कार्ले भिक्षुओं को कजरक ये ग्राम जो है दिए, ये भी हमने आपको बताया है। और नासिक जोगलथम्बी से इनके लगभग 8 सिक्के मिले हैं, ये सारी बातें हमने बताई हैं। 8,000 सिक्के मिले, और उसके एक तरफ जो है नहपान और एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी के नाम खुदे हैं, उत्कीर्ण हैं। ये चीज़ें सारी आपको हमने बता दी हैं। उसके बाद हमने और भी आपको डिस्कस करके दिया है काफ़ी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको लिख करके एक एक चीज़ आपको बताई गई है। हाल का भी जिक्र किया था हमने, आपको थोड़ी देर पहले बताया कि महानतम शासक था, कवि भी था, और कवि और विद्वानों को ये आश्रय देता था। गाथा सप्तमी जो है प्राकृत में इनकी एक बहुत अच्छी मुक्तक काव्य है, ये बातचीत भी आपको बताई। वर्त कथा प्राकृत में लिखी गई है, उसके रचयिता गुणाढ्य हैं, और कातंत्र है संस्कृत में व्याकरण, उसके रचयिता इनके जो है शासन में रहा करते थे। ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने डिस्कस की हैं। तो आप इसी तरह से इन चीज़ों को जो है देखते हुए, उसके बाद हमने आपको अगला शासक भी बताया। अगले शासक के तौर पर आपको कह सकते हो कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, उसकी भी बातचीत हमने की है, और उसमें आपको बताया कि ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का ही पुत्र था। आंध्र प्रदेश में जो है इनकी विजय के बाद जो है आंध्र सम्राट इसको कहा गया। राजधानी इन्होंने औरंगाबाद गोदावरी नदी के तट पर बनाई। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की। इसकी उपलब्धियों का वर्णन जो है कन्हरी अभिलेख महाराष्ट्र में मिलता है, और ये दावा करते हैं कि इसने शक शासक रुद्रदामन को पराजित किया और उसकी पुत्री से जो है शादी की। लेकिन रुद्रदामन जो है अपने सिख गिरनार अभिलेख यानी कि जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का दावा करते हैं कि मैंने जो है पुलमावी को 2 बार पराजित किया। तो पुलमावी के बाद जो है हमने ये भी बताया आपको कि शिवश्री सातकर्णी तथा शिव सकंद सातकर्णी शुंग राजा हुए। तो ये सारी बातचीत हमने की है। लास्ट में आपको ये भी बताया है कि यज्ञश्री सातकर्णी
जो है अंतिम शासक रहा इस वंश का अंतिम शासक था। और शकों ने जितने भी विजित क्षेत्र इनके थे उनके ऊपर अधिकार किया था, उनको पुनः इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है। और वो व्यापार और जल यात्रा का वो प्रेमी था, कैसे कह सकते हो, क्योंकि सिक्कों के ऊपर जो है जहाज के चित्र मिले हैं और जो जल यात्रा एवं व्यापार के जो हैं उनके प्रति प्रेम के द्योतक हैं, ये बात भी आप कह सकते हो। इनका शासन जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में था। और इनकी मृत्यु के बाद जो है लगभग आप कह सकते हो कि सातवाहन वंश विभाजित सा हो गया। और प्रमुख कारण इसका जो है आप विद्रोह कह सकते हो या फिर केंद्रीय शासन की दुर्बलता कह सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ तक हमने की हैं और हमारी वीडियो जो है लगभग 1 घंटे तक जा चुकी है और इससे ज़्यादा लंबी वीडियो हम रखेंगे नहीं। और यहाँ तक हम सभी शासकों को डिस्कस कर चुके हैं, इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हमने ले ली हैं और इसके स्रोत कर लिए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही इस टॉपिक को, क्योंकि 100 में से पहला टॉपिक है और इसको अच्छे से आप कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति सातवाहनों की देखेंगे और साथ में भाषा व कला की बातचीत करेंगे। तब तक रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही।